डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर 300 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 में पूछा है कि कोई लार्ज सीवर है, उसमें पार्टिकल्स हैं वो सेटल ना हो, सिर्फ पार्टिकल्स। इसमें इंडियन कंडीशंस के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो लार्ज सीवर के लिए 0.75 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। क्वेश्चन 282 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए में दिया है कि अगर लार्जर सीवर है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर सेम डिस्चार्ज के लिए एक लार्ज सीवर लिया गया है और एक स्मॉल सीवर लिया गया है तो लार्ज सीवर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और स्मॉल सीवर के केस में जस्ट अपोजिट होगा। इसका एरिया वहां पर स्मॉल होगा तो वेलोसिटी है वो लार्ज होगी। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। सी में पूछा है कि लार्ज सीवर होगा तो कोई डिपोजिशन नहीं होगा उसमें। तो ऐसा नहीं है, डिपोजिशन तो हर एक सीवर में ही हो सकता है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। उसके लिए हमें एक मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन रखनी होती है ताकि डिपोजिशन ना हो। डी में दिया है कि लार्जेस्ट सीवर होगा तो डिपोजिशन होगा, तो यह स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 283। क्वेश्चन 283 में कुछ मिसिंग लग रहा है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इसका आंसर के में आंसर ऑप्शन सी दिया है, थ्राइस द एवरेज डिमांड। क्वेश्चन में पूछा है कि किसी सीवर को ड्राई वेदर फ्लो के लिए कस्टमरी डिजाइन करना है तो किस बेसिस पे करेंगे? तो ड्राई वेदर फ्लो के लिए जो सेपरेट सीवर वाला सिस्टम होता है उसको डिजाइन किया जाता है, और सिटी को जो वाटर सप्लाई की जा रही है उसका अराउंड 80% लिया जाता है जो डिस्चार्ज है सीवेज का। तो क्वेश्चन में एक तो इसने मेंशन नहीं किया किस चीज की डिमांड है। अगर ये वाटर डिमांड है तो फिर उसका थ्राइस नहीं हो सकता, ये कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 284। इसमें पूछा है कि कोई सीवर है उसमें ग्राउंड वाटर कितना इनफिल्टर होगा, उसके डिजाइन पर्पज के लिए नॉर्मल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है वो कितना लिया जाता है। तो तीन टाइप से हम इस इनफिल्ट्रेशन को कंसीडर कर सकते हैं। एक तो एरिया बेसिस पे कि इतना हेक्टर एरिया कोई सीवर सर्व कर रहा है तो पर डे में उसमें 5000 लीटर्स मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन पॉसिबल है। दूसरा है कि लेंथ बेसिस पे कि 1 किलोमीटर अगर सीवर की लेंथ है तो पर डे उसमें कितना लीटर ग्राउंड वाटर इनफिल्टर कर रहा है। काफी बार वाटर टेबल हाई होती है और ग्राउंड वाटर है वो इनफिल्टर कर जाता है सीवर्स में और डिस्चार्ज को बढ़ा देता है। थर्ड क्राइटेरिया होता है कि डायमीटर एंड लेंथ बेसिस। जितना ज्यादा सीवर का डायमीटर होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा। तो ये सबसे ज्यादा लॉजिकल है डायमीटर और लेंथ दोनों के बेसिस पे, और इसकी यूनिट होती है लीटर पर किलोमीटर पर सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का कोई सीवर है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें इतना लीटर ऑफ ग्राउंड वाटर सीवर में इनफिल्टर होगा। तो 2000 होती है ये वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 285। इसमें पूछा है कि ग्रेडियंट ऑफ सीवर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी और वेलोसिटी डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे। तो ग्रेडियंट एरिया में डायमीटर हो गया, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, ये सारे इंटर रिलेटेड है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 286 में पूछा है कि किसी सीवर का मिनिमम डायमीटर कितना रखा जाता है। तो ये 15 सेंटीमीटर होता है, आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन 287 में पूछा है कि सीवर्स का सूटेबल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा अगर कंबाइंड फ्लो कैरी करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कंबाइंड फ्लो के लिए एग शेप्ड बेस्ट रहता है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं पे एग शेप्ड दे दिया जाता है ऑप्शन में, कहीं पे न्यू एग शेप्ड ऑप्शन दे दिया जाता है। तो दोनों में जो भी दिया वो करेक्ट होगा। ये कुछ इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से सर्कल होता है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल होता है बड़े डायमीटर का। तो जब डिस्चार्ज कम है तो ये नीचे वाले सर्कल में फ्लो होता है, तो मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन रखना आसान है। जो डिस्चार्ज बढ़ेगा जो टॉप फ्री वाटर सरफेस है वो पहुंच जाएगी ऊपर वाले में, और इतना सारा एरिया इसको मिल जाएगा डिस्चार्ज करने के लिए।
तो मिनिमम में भी इश्यू नहीं था क्योंकि मिनिमम में सिर्फ इसी में फ्लो हो रहा था, मैक्सिमम में इसको काफी ज्यादा एरिया मिल गया क्योंकि ऊपर वाले में पहुंच गया सरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। इसमें पूछा है कि सेपरेट सिस्टम के लिए बेस्ट कौन सा है। तो सेपरेट सिस्टम के लिए सर्कुलर बेस्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी रहती है, काफी इजी टू कंस्ट्रक्ट है और चीप है, महंगा नहीं है। बट ये कंबाइंड में बेस्ट नहीं रहता क्योंकि अगर ये हाफ या उससे कम, हाफ से कम फ्लो होने लग जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो हमें नहीं मिल पाते। मिनिमम वेलोसिटी है वो मेंटेन रखना डिफिकल्ट हो जाता है। ये दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है 87 और 88। क्वेश्चन 288 में एक जॉइंट दिया और पूछा कि कौन सा जॉइंट है। तो ये बेल और स्पिगोट जॉइंट होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक कॉलर जॉइंट हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था, किसी को हो सकता है कॉलर जॉइंट और इसमें कंफ्यूजन हो। कॉलर जॉइंट में दोनों का डायमीटर सेम था और बिल्कुल ऐसे टच करते हुए इनको रखा जाता है, इस तरह के बिल्कुल पास पास में रखा जाता है और ऊपर से इस तरीके से एक दूसरा मेंबर ऐड किया जाता है जिसको कॉलर बोलते हैं और बीच का जो स्पेस है उसमें मोटार फिल कर देते थे। यहाँ पे एनलार्ज किया है एक सेक्शन को और उसके दूसरे के ऊपर उसको लगाया इस तरीके से। तो ये बेल एंड स्पिगोट जॉइंट होता है और इसको यूज किया जाता है प्लेन और आरसीसी की पाइप्स में। क्वेश्चन 289 है, काफी लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सीवर्स को सेट करना है, अलाइनमेंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो ये ट्रेल एंड से स्टार्ट किया जाता है, इसी को आउटफ्लो एंड भी बोला जाता है। जैसे कि एक सिटी है और ये इसकी सीवर लाइंस है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जितना सीवर लाइंस का काम कंप्लीट हो गया उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इधर से स्टार्ट किया डालना सीवर लाइंस, तो जब तक ये वाली सीवर लाइन नहीं बनी हुई है तब तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो एंड पॉइंट से स्टार्ट करने का बेनिफिट है कि जितने सीवर लाइंस बन चुके हैं उनको यूज किया जा सकता है और पूरे सिटी में सीवर लाइंस बनाना ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, तो काफी टाइम लगता है। तो वेट नहीं करना पड़ता कि पूरी सीवर लाइंस बन जाए उसके बाद हम उसका यूज स्टार्ट करें। तो आउटफॉल एंड और टेल एंड सेम ही है, तो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर के में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है। मे बी शायद इसलिए भी कि आउटफॉल एंड नहीं लिखा है इसने, आगे पॉइंट मेंशन नहीं किया आउटफॉल में, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। बट काफी बार इसका आउटफॉल एंड भी आंसर होता है, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 290। इसमें पूछा लेइंग ऑफ सीवर्स किसकी हेल्प से की जाती है। तो लेवलिंग की जरूरत पड़ती है हमें वहां पर, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट लेवल पर, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। काफी बार साइट और बोरिंग रोड भी इसका आंसर होता है अगर ऑप्शन में दिया हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 291। क्वेश्चन 291 में पूछा गया है कि बिल्डिंग की जो ड्रेनेज पाइप्स हैं उनमें कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो जो हाउस ड्रेन्स हैं, जो बिल्डिंग की ड्रेन पाइप्स हैं, उनमें एयर टेस्ट किया जाता है, हार्डलिक टेस्ट किया जाता है, स्मोक टेस्ट किया जाता है और ये तीनों टेस्ट ही वाटर की लीकेज के लिए किए जाते हैं। जो रेन वाटर की वर्टिकल पाइप्स हैं या दूसरी हाउस ड्रेन की वर्टिकल पाइप्स हैं उन पे जनरली स्मोक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वाटर टाइटनेस के लिए, लीकेज पता करने के लिए, जिसमें कि एक ब्लोवर की हेल्प से स्मोक फिल किया जाता है पाइप्स में और जहां से भी वो स्मोक लीक हो रहा है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर लीकेज है। और जो स्ट्रेटनेस का टेस्ट है ये सीवर्स पे किया जाता है। जो अंडरग्राउंड सीवर्स हैं उनमें एक तो टेस्ट फॉर लीकेज किया जाता है जिसको वाटर टेस्ट कहते हैं और दूसरा स्ट्रेटनेस का टेस्ट किया जाता है उनमें। तो ये दोनों तो हो गए सीवर पाइप्स के और ये एक हो गया हाउस ड्रेन का, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 292। क्वेश्चन 292 में पूछा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि एक्सप्लोजन कॉज करती है सीवर्स में। तो मीथेन होती है एक्सप्लोजिव नेचर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 293। 293 में पूछा है कि फ्रेश सीवेज है वो जनरली किस नेचर का होता है। तो एल्कलाइन होता है और जैसे जैसे उसमें स्लोली डिकम्पोजिशन होता है एसिड्स फॉर्म होते हैं और जो सीवेज है उसकी पीएच है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 294। क्वेश्चन 294 में पूछा है कि लार्ज सीवर्स हैं कोई, तो उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी मैन होल्स की। तो कोई भी सीवर ऐसा जो कि 1.5 मीटर से ज्यादा डायमीटर का है वो लार्ज सीवर है और उसके लिए स्पेसिंग रिकमेंडेड है वो है 300 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 295। क्वेश्चन 295 में पूछा है कि जो मैन होल की ओपनिंग है उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए।
बट ऑप्शन सी इसने किसी और क्वेश्चन के दे दिए हैं। देखो तो यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है वो 25 मीटर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी मैनहोल नहीं हो सकता जिसका 25 मीटर डायमीटर हो। तो ऑप्शंस को आपने इग्नोर करना है। ये ओपनिंग जो होती है अगर सर्कुलर है तो इसका डायमीटर होता है 0.6 से लेके 0.75 मीटर तक, इतना कम से कम इतना डायमीटर होना ही चाहिए। और अगर रेक्टेंगुलर है तो इसका साइज होगा मिनिमम साइज 0.6 मीटर इंटू 0.75 मीटर। और वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या फिर आना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चंस देख के फ्रेम किए हैं पेपर में। बट इन केस अगर आता है और आपको रेफरेंस की जरूरत पड़े तो जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग बाय बीसी पुनेमिया बुक है उसमें गिवन है पेज नंबर 149 पे कि ये स्पेसिंग है, जो साइज है मिनिमम ये इतनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 296। इसमें पूछा है कि दो सीवर को हमें ज्वाइंट करना है, कोई जंक्शन ऑफ सीवर है और उनका डायमीटर सेम नहीं है, तो उस केस में हमें उनको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो एक तो इसमें बोला है कि टॉप ऑफ स्मॉलर इज केप्ट लोअर, एक बोला लार्जर का टॉप है उसको नीचे रखेंगे, एक में बोला है कि दोनों के टॉप को सेम लेवल पे रखेंगे। जब दो डिफरेंट डायमीटर के सीवर्स को कनेक्ट करना है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो ये स्मॉल डायमीटर हो और ये लार्ज हो, या फिर पहला वाला है वो लार्ज डायमीटर का हो, दूसरा वाला जो नेक्स्ट हमें कनेक्ट करना है वो स्मॉल डायमीटर हो। तो ऐसा तो कनेक्शन अलाउड ही नहीं है कि एक लार्ज डायमीटर के सीवर को आप स्मॉल से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कनेक्शन अलाउड है कि एक स्मॉल डायमीटर के सीवर को लार्ज से कनेक्ट कर रहे हैं। उस केस में प्रायोरिटी ये रहती है कि जो हार्डली ग्रेडियंट लाइन है वो कंटिन्यूअस हो। तो टॉप और बॉटम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हार्डली ग्रेडियंट लाइन है वो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आईएएस में भी आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे नन ऑफ दिस नहीं दिया था, वहां पे दिया था कि हार्डली ग्रेडियंट लाइन शुड बी कंटिन्यूअस, तो वो आंसर था। यहाँ पे वो नहीं दिया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 297। क्वेश्चन 297 में पूछा है कि सीवर लाइंस में जो वेंटिलेटिंग शाफ्ट है वो कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये स्पेसिंग होती है 150 मीटर टू 300 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। आई डोंट नो इसने इस तरीके से ऑप्शंस क्यों दिए हैं, आंसर इसने ऑप्शन डी दिया है, बट जो बुक में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग बी, सी और डी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 298। इसमें पूछा है कि एरोबिक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम कब होगी। तो कोई फ्रेशली प्रोड्यूस्ड सीवेज होगा तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होगी, तो एरोबिक एक्टिविटी होंगी। धीरे धीरे सीवर पाइप्स में सीवर फ्लो होगा और जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कंज्यूम कर ली जाएगी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से, और उसके कारण फिर एनएरोबिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेशली प्रोड्यूस्ड सीवेज है उसमें एरोबिक एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। किसी को यहाँ पर यह भी डाउट हो सकता है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं है। तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के सारे जो प्रोसेस है वो एरोबिक एक्टिविटी से नहीं होते हैं, कुछ एनएरोबिक एक्टिविटी से भी होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन 299 में पूछा है कि सीवेज का जो प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्यूट्रिफिकेशन वही है जो सीवेज का डिकम्पोजिशन होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। तो सारी गैसेज वहां पर निकलती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। लास्ट है क्वेश्चन 300। क्वेश्चन 300 में पूछा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या फॉर्म होता है। तो नाइट्रोजन है वो पहले अमोनिया की फॉर्म में रहता है, उसके बाद नाइट्राइट्स बनते हैं, उसके बाद फर्दर जब ऑक्सीडेशन होता है तो स्टेबल कंपाउंड्स नाइट्रेट्स बनते हैं। इसी तरीके से कार्बन और सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फेट्स बनेंगे। तो ये सारे ही फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।